हमें दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 2 पढ़ना है, जिसका नाम है जंगल, और जिसे लिखा है चित्रा मुदगल ने। अब यह जंगल जो पाठ है ना, यह पूरक पठन है। जंगल पाठ यह पूरक पठन है, परंतु इस पूरक पठन के पाठ की विधा क्या है? विधा वह है संवादात्मक कहानी। विधा अगर तुम्हें देखनी है, अनुक्रमणिका में विधा नाम का एक कॉलम है, उसके नीचे विधा के भी नाम आते। संजाल पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए तथा एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इस तरह का प्रश्न आया तो अगर पूछा कि पूरक पठन के जंगल कहानी की विधा, जंगल इस पाठ की विधा क्या है, तो तुम्हें आना चाहिए उसका उत्तर क्या है? संवादात्मक कहानी। क्या है? विधा संवादात्मक कहानी। अब इस पाठ में चित्रा मुदगल जी पूरक पठन के द्वारा क्या सीख देती है हमें? तुम्हें पेट एनिमल के विषय में पता है? पेट एनिमल यानी क्या? पालतू जानवर। पालतू जानवर मनुष्य दो उद्देश्य से इसके प्रति प्रेम जताते। एक तो कई लोगों को पालतू जानवरों का शौक होता है। वह जानवर अगर घर में होंगे जिससे घर के लोगों का तनाव थोड़ा कम रहता है, दूर होता है, उन जानवरों की सेवा में लगते हैं, वे हम पर प्रेम करते हैं, हम उन पर प्रेम करते हैं। और फिर वह किस तरह भोजन, उन्हें सिखाना, उन्हें अपनी भाषा सिखलाना, उन्हें भोजन देना, उनका समय रखना, इस तरह की बातें जब हम उनसे लगाव करते हैं ना, तो फिर हमारा मन भी क्या होता है? बहलता है, मन भी लगता है, जिसके कारण घर के भीतर का तनाव थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो या हमेशा के लिए क्यों ना हो, दूर रहता है। तो इस तरह की इन बातों को समझाने के लिए यहाँ पर चित्रा मुदगल जी ने जो बातें समझाई है कि रोचक घटना जो है यहाँ पर दी है और संवादात्मक रूप में प्रस्तुत कहानी को हमारे सामने पेश किया है। वह कैसे कि खरगोश के दो पिल्ले या छोटे बच्चे जो है, इन्हें जब घर लाया जाता है तो घर लाने के कारण उसमें से उनका नाम रखा जाता है सोनू और मोनू। उसमें से एक की मृत्यु होती है क्योंकि यह उनके माता से बिछड़ते हैं, और बिछड़ने के कारण एक जो है उनमें से एक ऊपर का दूध या ऊपर का अनाज खा लेता है और वह जीवित रहता है, लेकिन एक जो है उसे अपने माँ से बिछड़ने का दुख बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वह कुछ खाता पीता भी नहीं है, और जिसके कारण उसे मृत्यु के लिए जूझना पड़कर वह मृत्यु के सामने आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके बाद घर के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, लोग उसे कैसा संभालते हैं, लोग उसके देह का जो परिणाम है वह कैसे करना चाहिए, उसकी अंत्यविधि कैसी होनी चाहिए, घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके बाल मन पर क्या परिणाम होगा, यह देखकर यह उनके घर के बड़े बुजुर्ग उन बच्चों को कैसे समझाते हैं, यह इस कहानी के द्वारा यहाँ पर बताया है। उसके पहले हम परिचय में देखेंगे कि इनका जन्म 10 सितंबर 1943 में तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ है। ठीक है। अब चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए ज़माने की गतिशीलता और उनमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। प्रमुख कृतियाँ हैं एक ज़मीन, अपनी, आवा आदि उपन्यास हैं। भूख, लक्षाग्रह, लपटे, मामला, आगे बढ़ेगा, अभी आदि अनादि कहानी संग्रह यह है। जीवक, मणिमेघ आदि यह बाल संग्रह है। बाल संग्रह बच्चे की अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये सारे होते हुए आगे
जीवक मणि में यह बाल उपन्यास है। दूर के ढोल, सूझबूझ आदि ये क्या है? बाल कथा संग्रह। ठीक है, तो प्रमुख कृतियों में हमने कौन सी कृतियाँ लिखी है इसके विषय में जानकारी देखिए। अब हम गद्य संबंधी में क्या कहा है? किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुद्गल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। दया भाव को दर्शाया जाता है, प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव। उन्हें देखो, इसके लिए कुछ घटनाएं भी घटी हुई है। अगर अमीर लोग अपने शौक के लिए कुत्ते पाल रखते हैं, अलग अलग तरह के, उनकी ब्रीड अलग अलग होती है, जाति अलग अलग होती है, परंतु उन कुत्तों को अगर तुम बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, उन्हें भी साथ में लेकर जाओ, यह कानून है। अगर जा रहे हो, उसे नहीं ले जा रहे हो, फिर आधा घंटा 1 घंटे में लौट आओ, उसे घर में बंद कर कर मत जाना है। इस तरह से एक बार केस भी दाखिल हुई थी। एक मालिक अपने कुत्ते को घर में रखकर चला गया था और 2 दिन वह कुत्ता घर में बंद था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। आसपास के पड़ोस के लोगों ने वह केस दर्ज की और वह कोर्ट में लगी, तो उस प्राणी की जो हालत देखकर कोर्ट ने उन्हें शिक्षा दी और दंड भी दिया, सजा दी और दंड भी दिया। तो इस तरह प्राणी मात्रा पर दया करनी चाहिए, उन पर, उनसे, जानवरों के ऊपर। वह जानवर भले ही है, फिर भी उनसे मानव के समान ही हमें बर्ताव रखना है। तो यहाँ पर अभी हम कहानी को पढ़ेंगे, संपूर्ण कहानी को पहले पढ़ेंगे और बाद में उसे समझेंगे। इसके लिए पढ़ने का उद्देश्य यह है कि इसके भीतर की जो पात्र है उन्हें ध्यानपूर्वक समझना है। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो? अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? ध्यान है ना किताब में, पन्ना नंबर 42 निकाला है, उसमें से अब 3 नंबर वाला अनुच्छेद हम देख रहे हैं। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कपोल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर नहीं। अपनी समझ में उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्द घर भेज दें, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। मांडवी दी घर पहुंचे। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था।
मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। पन्ना नंबर 43 पर आए हैं हम। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना दादी। अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती हैं सोनू मर गया। वह रूंधे स्वर को शांतती हुई उसे समझाने लगती है। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियाँ भर रहा था। मोनू काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तवेशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रहे हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया। किसने किया दादी? पन्ना नंबर 44 के ऊपर। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। नानी जानते हो? नानी यानी माता जी की माता जी। होते हैं दादी, दादी दुख से मर जाते हैं। कभी कभी पीयूष सोनू भी मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महारौली शैलेश के मित्र के पास जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मझोले नीम के पेड़ की डाली पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े ही बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया
फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविषा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छिछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। कौन कहता है स्कूल से आकर मैं करूँगा? पीयूष कहता है, कितना छोटा है, वह कहता है मैं करूँगा। स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही है, क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया गया, सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बांकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सोनू मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियां की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। अपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछोड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो गई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। फिर तो वह मरेगा नहीं ना? नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भर आया। रह लूँगा। ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। यहाँ पर पाठ का वाचन समाप्त हुआ।